जो हुआ बहुत ही दुखद था, असहनीय है माता पिता के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। हम जहाँ उदयपुर का वातावरण एक स्वच्छ सुंदर सिटी के रूप में मानते हैं, विश्वविख्यात है हमारा उदयपुर, शांति प्रिय है हमारा उदयपुर। और अगर उदयपुर में ऐसी कोई घटना होती है तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण ही शुरू से देखा है, बचपन से लेकर अभी तक। लेकिन आने वाले अभी कुछ सालों में जो घटनाएं हो रही है उसको देख के भविष्य हमें भी असुरक्षित महसूस हो रहा है कि आने वाला भविष्य किस तरह का होगा, किस तरह की हमारी आज की जनरेशन जा रही है, तो उसको देखकर एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जब हमने ये चीज़ें बचपन में नहीं देखी कि बच्चे इस ढंग से लड़ा रहे हैं कि छोटी छोटी बात पे या चाकू निकालना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे तो होते चाकू देख के भी डूब जाए इस उम्र में, और उन बच्चों ने चाकू चला दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जब पहले हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी और आज ये चीज़ें देखी हैं, तो सरकार से भी निवेदन करते हैं, कानून बनाने वालों से भी निवेदन करते हैं कि अपराध को देखकर उसकी श्रेणी निश्चित की जाए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग है ना सोच रहे हैं कि नाबालिग है, सुधार गृह में भेज दे, सुधर जाएगा। उसका कृत्य देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उसको सुधार गृह की आवश्यकता है। वो पूर्ण वयस्क की तरह ही था, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इस तरह का नॉलेज नहीं था। आज के बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं। तो हमें सरकार से ये भी चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि समय से पहले परिपक्वता भी आ रही है। आज 9 साल का बालक भी रेप कर रहा है, 11 साल का बालक भी कर रहा है, तो वो क्या बच्चे हैं क्या? वो समझते हैं ना हर चीज़ को। तो सरकार को भी समझना पड़ेगा, अपने कानून में, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कानून, संविधान ये सारा इंसान का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। संशोधन के समय उस पर संशोधन किया जा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी से, संविधान निर्माताओं से कहना चाहेंगे कि अपराध करने की श्रेणी को देखते हुए अपराध की सजा दी जाए, ना कि उसकी उम्र को देखते हुए। क्योंकि जहां हम, आज एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, आज हम कहीं टिकट लेने भी जाते, कहीं टिकट घर की खिड़की में करे होते हैं, वहाँ क्या लिखा होता है? 5 साल के ऊपर का बच्चे का पूरा टिकट लगेगा, 10 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। जब आप वहाँ तो पूरा टिकट लगा सकते, तो कानून में ऐसे नाबालिग कैसे कह सकते हैं कि 17 साल का बच्चा है नाबालिग? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसे आज पूरे 8 दिन बीत चुके हैं। देखिए, हम उदयपुर में हुए देवराज हत्याकांड की बात कर रहे हैं और 16 तारीख को उस समय यह घटना हुई जब शहर अपने विभिन्न काम को लेकर यहाँ की पब्लिक लगातार देखी जा रही थी। लेकिन सुबह सुबह के वक्त में जब यह घटना हुई तो यहाँ की वार्ड पार्षद भी इस घटना के बाद बेचैन दिखाई दी। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा कि हमारे शहर के दामन में दाग इस तरह का लगेगा कि इतिहास में भी हम इस तरह की घटनाओं को दोहराव करते रहेंगे। वार्ड पार्षद शिल्पा जी पामेचा के वार्ड में इस घटना के बाद वे स्वयं अभी असहज सी महसूस कर रही है, और वो इसलिए कि उनके वार्ड में कभी उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की कि इस तरह की घटना होगी। समाज में इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी, लेकिन हम नियम में कितना बदलाव करेंगे, हम संविधान में क्या बदलाव करना चाहेंगे, किस तरह से हमको जागरूक होना पड़ेगा। और आज एक सवाल यहाँ इसलिए भी हम आपसे कर रहे हैं कि अंग्रेजों का जो शासन था उसमें भी इतनी क्रूरता हमें कभी सहन नहीं करनी पड़ी। कोड़े खाए होंगे, जेलों में डाले गए हैं, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम में कम से कम खून तो नहीं बहाया गया। राष्ट्र न्यूज़ पर जितने ही सवाल किए जाएं, जितने ही तर्क वितर्क किए जाएं उतने कम होंगे। लेकिन इतनी भूमिकाओं के बावजूद भी हम यदि शुरुआत करते हैं इस घटना को लेकर, तो शिल्पा जी क्या कहती हैं? देखिए, हर बार हम आपसे कोई मुद्दों पर बात करते हैं, जितना असहज आप हैं उतने ही असहज हम भी हैं। करीब 3 से 4 दिन तो हमारा भी नहीं सोना हुआ, और हमने कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद ऐसी कल्पना कभी नहीं की कि इस तरह की रिपोर्टिंग को लेकर हमें फिर ऐसे हालात में जाना पड़ेगा। शहर के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत गलत हुआ है। लेकिन शिल्पा जी पामेचा तो वार्ड पार्षद थी,
और एक वार्ड में ऐसी कल्पना कभी भी वार्ड पार्षद नहीं करते हैं। क्या कहते हैं आप इस घटनाक्रम को लेकर के? जो हुआ बहुत ही दुखद था, असहनीय है, माता पिता के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। हम जहाँ उदयपुर का वातावरण एक स्वच्छ सुंदर सिटी के रूप में मानते हैं, विश्वविख्यात है हमारा उदयपुर, शांति प्रिय है हमारा उदयपुर, और अगर उदयपुर में ऐसी कोई घटना होती है तो यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण ही शुरू से देखा है, बचपन से लेकर अभी तक। लेकिन आने वाले अभी कुछ सालों में जो घटनाएं हो रही है उसको देख के भविष्य हमें भी असुरक्षित महसूस हो रहा है कि आने वाला भविष्य किस तरह का होगा, किस तरह की हमारी आज की जनरेशन जा रही है, तो उसको देखकर एक विचारणीय प्रश्न हो गया है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि जब हमने ये चीज़ें बचपन में नहीं देखी कि बच्चे इस ढंग से लड़ा रहे हैं कि छोटी छोटी बात पे या चाकू निकालना तो बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे तो होते चाकू देख के भी टूट जाए इस उम्र में, और उन बच्चों ने चाकू चला दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जब पहले हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी और आज ये चीज़ें देखी हैं, तो सरकार से भी निवेदन करते हैं, कानून बनाने वालों से भी निवेदन करते हैं कि अपराध को देखकर उसकी श्रेणी निश्चित की जाए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग है ना सोच रहे हैं कि नाबालिग है, सुधार गृह में भेज दे, सुधर जाएगा। उसका कृत्य देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उसको सुधार गृह की आवश्यकता है, वो पूर्ण वयस्क की तरह ही था। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इस तरह का नॉलेज नहीं था। आज के बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं, तो हमें सरकार से ये भी चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि समय से पहले परिपक्वता भी आ रही है। आज 9 साल का बालक भी रेप कर रहा है, 11 साल का बालक भी कर रहा है, तो वो क्या बच्चे हैं क्या? वो समझते हैं ना हर चीज़ को। तो सरकार को भी समझना पड़ेगा, अपने कानून में, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कानून, संविधान ये सारा इंसान का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। संशोधन के समय उस पर संशोधन किया जा सकता है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी से, संविधान निर्माताओं से कहना चाहेंगे कि अपराध करने की श्रेणी को देखते हुए अपराध की सजा दी जाए जी, ना कि उसकी उम्र को देखते हुए। क्योंकि जहां हम, आज एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, आज हम कहीं टिकट लेने भी जाते हैं, कहीं टिकट घर की खिड़की में करे होते हैं, वहाँ क्या लिखा होता है? 5 साल के ऊपर का बच्चे का पूरा टिकट लगेगा, 10 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। जब आप वहाँ तो पूरा टिकट लगा सकते, तो कानून में ऐसे नाबालिग कैसे कह सकते हैं कि 17 साल का बच्चा है, नाबालिग है? आप यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो नाबालिग नहीं है, इस नियम के हिसाब से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बालिग एक नाबालिग है, लेकिन उसके अपराध की क्रिया को देख के तो कहा जा सकता है जी। जब आज एक 9 साल का बच्चा कोई ऐसी घटना करता है, 11 साल का बच्चा ऐसी घटना कर सकता है, क्या उसको नाबालिग कहोगे? कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में ये चीज़ें घर से, परिवार से कहीं ना कहीं तो देखने में आई होगी, वो मोबाइल के द्वारा हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे परिवार में देखने के, तो उसकी बुद्धि तो उस तरह से परिपक्व हुई होगी। तो हमारा यही कहना है कि जब कानून अपन बनाने वाले हैं, संविधान अपन बनाने वाले हैं, तो संशोधन भी अपन कर सकते हैं उसमें। और जब तक आप किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उसको कड़ा सजा नहीं देंगे, उसकी इस चीज़ में उसके घर वाले भी इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। आज 400 रुपये की वो चीज़ लाया तो घर वालों को तो मालूम होगा, आज हमारा बच्चा तो 100 रुपये भी लेके जाएगा तो बताएगा ना मैं ये चीज़ के लिए ले जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो भाई उसके घर वाले भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। वो मोबाइल लाया है, मोबाइल देने वाले भी इन्वॉल्व होंगे, जिसकी सिम थी वो भी इन्वॉल्व होंगे, जिसकी स्कूटी थी वो भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो नाबालिग अगर कहा जाता है तो घर वालों ने स्कूटी भी तो दी होगी, उसको लाइसेंस तो नहीं होगा उस स्कूटी का। तो ये सारी चीज़ें भी उस अपराध की श्रेणी में आएगी कि आपने उसको इस चीज़ों को प्रोवाइड कराया, तब जाके उसने ये सब काम किया। उसके पास चाकू कहाँ से आया? घर वालों ने पैसे दिए तो पैसों के लिए पूछेंगे ना कि भाई तुमने इस पैसों का क्या किया, तुम ये चाकू क्यों ला रहे हो? ये जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है जी। और कहीं ना कहीं स्कूल वालों के ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि जब ऐसा कृत्य हुआ, सब कुछ हुआ, तो स्कूल वाले क्या कर रहे थे? उन्होंने छोटे बच्चों के हाथ में स्कूटी की चाबी क्यों दी कि तुम इसे घर छोड़ कर आ जाओ? अगर वो समय पे बचाते तो आज शायद जेवराज हमारे बीच में होता। कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी भी रही, रही है। तो कुल मिला के जो होना था वो हुआ। जो
जिसकी पूर्ति हम कभी नहीं कर सकते, किसी आप भी ये रूप भी में मान नहीं रही कर हैं सकते। देवराज को बचाया जा सकता था? जा सकता था, अगर वो समय पे पहुंच जाता तो हम कहीं ना कहीं उसे बचाने की, जो उसने 4 दिन का संघर्ष किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुंजाइश थी उसको बचाने की। जी देखिए दोस्तों, शिल्पा जी पामेचा अपने राजनीतिक कैरियर में सेंसिटिव मुद्दों पर बात करते रही है। जागरूक नागरिक के तौर पर वह इसलिए समाज में काम करती हैं कि उनको गलत करना पसंद भी नहीं है, और ये उनकी टीम भी बेहद अच्छी तरह से जानती है। राष्ट्र न्यूज़ पर इस इंटरव्यू की शुरुआत में इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, संविधान में बदलाव करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या देश की सर्वोच्च संस्था को जो भी लिखना पड़े लिखा जाए, जो भी स्टेप उठाना पड़े उठाया जाए, लेकिन संविधान में बदलाव करने का वक्त आ गया है। जिस बालक के द्वारा ये कृत्य किया गया है, यह कृत्य कोई छोटा कृत्य नहीं है। यह वही व्यक्ति कर रहा है जो पूरी तरह से टेक्निकली समझता है, और वो इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं। शिल्पा जी से एक बार उस पूरे इंसिडेंट को लेकर के बात करते हैं। देखिए, आज ये 8वां दिन है और हम इसी 8वें रोज़ पर जब जिंदगी मौत से देवराज संघर्ष कर रहे थे हॉस्पिटल में, तब भीड़ के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। और आज जब हम सारी इंसिडेंट को हम मिनट टू मिनट देख रहे थे, तो ये दिन का जब ये ख़त्म होते हुए हम देख रहे थे, इस दौरान यही जान पा रहे हैं कि इतने बड़े घटनाक्रम के पीछे आखिर मकसद किस तरह का रहा होगा। आपको पहली कॉल कहाँ से आई, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि वार्ड में कुछ इंसिडेंट हुआ है, कहाँ से आप गई है, क्या हुआ, आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में? मुझे भी सोशल मीडिया के द्वारा ही पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है, और एक्चुअली वो बच्चा मेरे भी टच में था, यहाँ मेरे पास भी आता रहता था, और उसके साथ हमने काम भी किया था। अभी चुनाव के समय बहुत जोश था उस बच्चे में, तो एक घरेलू टर्म्स की तरह भी उस बच्चे को जानती थी। तो इस घटना को सुनते ही मैं भी 5 मिनट में हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई थी कि मैं उस समय मेरी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी थी। उनकी मदर को मैंने बहुत संबल भी दिया, बहुत समझाया भी, बहुत मजबूती भी दी उनको कि अभी बहुत लड़ाई लंबी लड़नी है, रोने से हमारे देवराज को जी वो नहीं मिलेगा, और हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी भगवान से, एक आस तो बंधी रहेगी जब तक सांस है। जी तो ये दिलासा हमने उनको बहुत बार दी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में बहुत पीड़ा और बहुत दुख हुआ कि आज उनके बच्चे के साथ हुआ, कल अपने बच्चे के साथ भी हो सकता है। हमने हमारे घरों में बच्चों को झंडा पकड़ना सिखाया, जी चाकू पकड़ना नहीं सिखाया, और कहीं ना कहीं अब लगता है कि बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा इस जगह। और इस घटना कैसी हुई, क्या कारण रहा, ये तो ठीक है, प्रशासन का काम है, कानून का काम है, वो पता भी लगा लेंगे, लेकिन घटना ऐसी होती ही क्यों है? जब हम या आप अगर एक समुदाय की भी बात करेंगे, आज हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, मैं खुलकर बात कर रही हूँ कि आज हिंदू मुस्लिम भी कह रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम एक ही जगह पैदा हुए हैं, हमारी धरती माँ एक है, एक मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, क्या अपने साथ लेकर जाएंगे? कल मर जाएंगे तो 6 इंच की जगह भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो जाने क्यों हम लोगों में अपने आप में द्वेष ऐसा भरा है कि हमें एक दूसरे को इस ढंग से मारना पड़ रहा है। क्यों मारे? हमें मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, उसका सदुपयोग करें, कुछ नाम करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, और हम ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं? जब हमको भगवान ने 2 आँखें, 1 नाक, मुंह एक जैसा दिया है, कोई बदलाव भगवान ने नहीं किया, तो हम नीचे आके समुदायों में क्यों बट रहे हैं? तो हमें इस पे गहरा चिंतन करना होगा, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम अपने बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं उन माँ बाप से प्रार्थना करती हूँ, उनसे एक सिफारिश भी करती हूँ कि आने वाला, हम तो चले जाएंगे, हम आज माँ बाप हैं, हम कितने दिन बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन आज हम जो सिखा रहे हैं वही तो हमारे बच्चे सीखेंगे। तो हमारे बच्चों पे भी हम ध्यान दें कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और हम उनको क्या सिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी विषय है। इस मामले में इसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए जी कि भाई ऐसा किस वजह से हुआ कि बच्चों को ये चीज़ उठानी पड़ी और ऐसा कृत्य करना पड़ा। तो
कहीं ना कहीं समाज के लिए भी सोचनीय विषय है कि हम क्यों आपस में इस तरह से मनमुटाव रख रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों हमको झंडों की जगह डंडे उठाने पड़ रहे हैं, चाकू उठाना पड़े, क्यों करना पड़े। मानव जीवन छोटा सा है। अभी कोरोना काल भी हमने देखा कि कितने लोग बिना ही उसके चले गए, बिना ही उम्र के गए। छोटे छोटे लोगों को हमने कोरोना में मरते हुए देखा। जीवन का एक सेकंड का भरोसा नहीं, तो हम इन चीज़ों में उलझते क्यों हैं। जी हमारा व्यापार है, हमारा परिवार है, हम काम करें, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, क्यों हम इन चीज़ों में उलझते हैं। और इसके पीछे क्या हुआ, आज करोड़ों का व्यापार भी नुकसान हुआ लोगों का। सब लोग तनाव में भी रहे, सबके घरों में भी दहशत थी, चाहे वो हिंदू समुदाय हो चाहे मुसलमान समुदाय। दहशत तो सबके मन में थी कि यार ये गलत हुआ। कहीं ना कहीं वो समुदाय भी जानता है कि यार ये चीज़ गलत हुई, हम भी जानते हैं ये चीज़ गलत हुई। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें कौन डाल रहा है, जी कौन ऐसी चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहा है, हमारे यहाँ का शांतिपूर्ण का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना है। क्योंकि हम जब एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम सब एक जैसे, भगवान ने बनाने में कोई बनावट में हमारे फ़र्क नहीं रखा, तो हम नीचे बैठ के कौन सी बनावट में फ़र्क रखना चाह रहे हैं। क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं और क्यों हम लोग ऐसा करते हैं। आप भी अपना काम कर जाइए, हम भी अपना काम करें, एक जगह पे रहने वाले, आप भी शांति से रहिए, हम भी शांति से रहते हैं। किसको क्या ले जाना है, अपने साथ में तो हम एक चीज़ भी नहीं ले जा पाएंगे। जी तो कहीं ना कहीं समाज को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, देश के सर्वोच्च लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को अपने आप में समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहा तो ये जा रहा है कि दो बच्चों की लड़ाई, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े घटनाक्रम के पीछे कोई न कोई सोच तो है। देखो, वॉटएवर जो भी सोच हो, इसको उद्वेग कह दो, उत्तेजना कह दो, द्वेष कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। कारण कुछ भी रहा हो, घटना बहुत दुखद थी, घटना वास्तव में बहुत दुखद थी। कोई भी बात होती, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में बोल के सलटा दो, या ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है हाथापाई पे आप आ गए, सब इस तरह के कृत्य नहीं किए जाते कि जान से मारने की नौबत आए। तो कहीं ना कहीं घर परिवार समाज सबको सोचने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी जी कि जिस तरह का अपराध है, उस अपराधी को समय रहते समय पर अगर उसकी श्रेणी देखकर सज़ा नहीं दी जाती है, तो आने वाले समय में और जनों को बढ़ावा भी मिल सकता है। जी तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अपराध को देखकर उसको सज़ा दी जाए, जी कानून में बदलाव किया जाए, जी और आपके चैनल के माध्यम से आप मुहिम चलाकर सरकार तक ये बात पहुंचाएं। लेकिन मुहिम जरूर चलेगी, और संविधान में यदि बदलाव होता है तो जो कृत्य समाज में किए जा रहे हैं उसके अनुसार सजा का प्रावधान भी निश्चित हो सकेगा। लेकिन देवराज की घटना इसी तरह से खाली तो नहीं जानी चाहिए, इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इंसाफ की लड़ाई ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रयास ज़रूर करने पड़ेंगे। शिल्पा जी, एक दिन वो भी था जब अचानक से वापस माहौल बिगड़ा, और इस सब्जी मंडी के दौरान जहाँ पर कोई घटनाक्रम हुआ था, उसकी माँ तो बिल्कुल, देवराज की माँ तो बिल्कुल उस हालात में नहीं थे कि बात कर पाए, लेकिन उस महिला को संभालने के लिए एक वार्ड पार्षद को पूरी तरह से खड़ा रहना पड़ा, और करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के सफ़र में हम भी पैदल चले रिपोर्टिंग के दौरान। मालदा स्टेशन से लेकर के हम हाथीपोल तक लगातार आपके साथ में थे। तो ये जो घटनाक्रम रहा, उसमें कैसे स्थिति को आपने संभाला, और खासकर एक बच्चे की माँ को संभालना बहुत मुश्किल था, तो ये भी घटनाक्रम जो है आप क्या देखती हैं? वो दिन अच्छी तरह ध्यान है, नींद, मैं खुद भी नींद में थी, करीब पूरा वार्ड नींद में था जब ये घटना हुई। सुबह 6:30 बजे की घटना थी, मुझे भी कॉल आया था, मैं भी जैसी थी वैसी की वैसी उठ के वहाँ गई। उससे पहले मैंने यहाँ के एमएलए साहब को और पुलिस जाब्ते को सबको फ़ोन किया था कि ऐसी कोई घटना मेरे सुनने में आई है कि माँ हॉस्पिटल से आई है और उनको लग रहा है कि उनका बच्चा नहीं रहा, ऐसा कुछ है, और उनको मिलने नहीं दिया, ऐसा उनको लग रहा है कि मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। बाकी लोग तो वहाँ बैठे हैं, जनरल वार्ड है तो एक एक पेशेंट के साथ में सब हैं। तो ये स्थिति देखकर मैंने हेडक्वार्टर में भी फ़ोन किया कि आप एक बार पहुँचिए, क्या स्थिति। मैं भी पहुँच रही हूँ। जब मैं उस जगह पे पहुँची और हालात सामान्य नहीं थे, माँ बहुत बदहवास हालत में थी, उनकी मेंटल स्थिति सही नहीं थी, उनको संभालना बहुत भारी पड़ रहा था।
तब समाज के प्रमुख लोगों ने मुझे भी कहा कि आप एक बार इनको टैकल कीजिए और यहाँ से अपन हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ धरना देने से कुछ भी नहीं होगा। और उनकी मदद बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में थी, बहुत सारे कुछ अपशब्द भी कह रहे थे, बहुत सारा कुछ कह भी रहे थे, उनके मन का उबाल था। वो उस जगह पे अपन नहीं कह सकते कि माँ कुछ ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, क्योंकि वो समय परिस्थिति थी, एक माँ ही जानती कि उसने क्या खोया है क्या पाया है। तो दर्द बहुत था, हम सबको भी दर्द था और हम चाह रहे थे कि माँ जैसा चाहती है वैसा हो जाए। अब माँ ने कहा कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। हमने उनको कहा आप गाड़ी में बैठिए, यहाँ से हॉस्पिटल चलते, एक बार हम देख लेते, तसल्ली कर देते, बच्चा कैसा है क्या, आपको मिलवा भी देंगे। माँ ने कहा नहीं, मैं तो पूरा बाजार होके जाऊंगी। तब हमने कहा चलो इनको जैसा जाना है वैसा चलते हैं जी। तो वैसा उनको चलाया। अब रास्ते रास्ते वो मेंटली स्थिति में नहीं थी, जैसे आप मिले आपको पकड़ के बोल रहे थे कि मेरा बच्चा चला गया, आप क्यों खड़े हो यहाँ पर, आप बाजार क्यों खोल रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप सबने चूड़ियाँ पहन ली, कुछ करो कुछ करो। उनकी माँ की हालत थी। तब उस समय में कुछ लोग नारे भी लगा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, हम वो चीज़ देख रहे थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अब माँ को ऐसा निकलना था तो वैसा नहीं चले उनके साथ। वो बिल्कुल उस समय मेंटली उसमें नहीं थी। उन्होंने कहा गाड़ी लाओगे, मैं गाड़ी गिरा दूंगी, मेरे को गाड़ी में नहीं बैठता है, मुझे पैदल जाना है। तो वो माँ पैदल चल के हमने जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनके साथ अंदर गए, बच्चे से मिली है वो माँ, गले लगाया, उस बच्चे को प्यार किया है उन्होंने। उस समय भी वो बच्चा धड़कन चल रही थी उसकी, अच्छे से रह रहा था। यो एक आस बनी थी भगवान से कि नया जीवन मिल जाए, कहीं इस बच्चे को नया जीवन मिल जाए। हालांकि क्रिटिकल पोजीशन थी उसकी, लेकिन फिर भी माँ मिल के आई, उसको हाथ फेरा है, 5 मिनट बोल के आई है, फिर तसल्ली से वो बैठी। तो ये घटनाक्रम इस तरह से था। तो उस माँ को इस हालत में देख के काफ़ी पब्लिक भी बाहर थी, जिनको समझाना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि नहीं हमारे को बॉडी दे दो, ये दे दो। अरे सांस चल रही है तो कैसे देंगे आपको बॉडी, आप ये तो समझिए, सांस है तब तक आज से एक डॉक्टर भी नहीं निकालेगा जी। भाई हमने वेंटिलेटर पे भी उसको है, कोशिश जारी है, टीमें लग चुकी है, डॉक्टर अच्छे से अच्छा। और मैंने पहली बार देखा कि हमारे यहाँ पे मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी थे, ट्रीटमेंट भी था, हाई लेवल का ट्रीटमेंट उन्होंने किया भरपूर। मैं तो प्रशंसा करती हूँ पूरे प्रशासन की और सबकी कि जिन्होंने मिलकर भरपूर कोशिश करी थी उस बच्चे को बचाने की। काफ़ी डॉक्टर्स उसके साथ लगे हुए थे, बराबर मॉनिटरिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था कि कहीं एक चांस अच्छा मिल जाए बच्चा, क्योंकि स्टेबल कंडीशन में था जिस समय आया तब से। तो यूँ लग रहा था कि हाँ हो सकती है रिकवरी। तो उस समय में पब्लिक को भी समझाना थोड़ा टफ था। फिर भी धीरे धीरे कलेक्टर साहब ने भी अपने उद्घोषण में उन सबको समझाया है, डॉक्टर साहब ने भी समझाया, हमने भी समझाने की कोशिश करी, तब जाके थोड़ी देर में फिर वो मामला आया। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे कृत्य होते हैं समाज में, देश में जी, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे हत्या हो, चाहे इस टाइप का कोई भी कृत्य हो, जब तक इन कृत्यों को होने के बाद इनके अगर वकील मिल जाते हैं पैरवी करने के लिए, तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे उदयपुर में भी ये कांड हुआ है, तो इसकी पैरवी कोई भी वकील, उदयपुर के आसपास के कोई भी वकील इसको हाथ न लगाए। दिखता हुआ चीज़ है, कोई इसको एविडेंस की जरूरत नहीं। मानवता के नाते तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब तक ऐसे लोग पैदा रहेंगे तब तक बलात्कार भी होंगे और इस तरह की हत्याएं भी होंगी। वकील हैं तो हमें मानवता के नाते इस किसी भी केस को नहीं लेना चाहिए। जहां शुद्धतम रूप से दिख रहा है कि कृत्य हुआ है जी, वहाँ पर तो यही होना चाहिए कि, और मैं तो कहती हूँ कि उदयपुर में अगर ऐसी कोई भी घटना है तो किसी भी वकील को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर वो अपने पेशे को ईमानदारी से चाहता है, अगर उसने ईमानदारी से अपना पेशा किया है, तो वो कभी इस चीज़ को हाथ न लगाए जी। अब शिल्पा जी, एक दिन वो भी था जब इस इंसिडेंट के अगले दिन बुलडोजर चलाया गया, आरोपी के मकान को भी तोड़ा गया, और उस दौरान जो प्रशासन ने एक्शन लिया उस पर भी आपका क्या रिएक्शन है? वो प्रशासन का बहुत अच्छा निर्णय था। देखो बहुत ज़रूरी था, जो कृत्य हुआ बहुत बुरा हुआ, हम उस बच्चे को नहीं लौटा सकते जी, लेकिन कृत्य करने वालों को कैसे सजा दे सकते हैं ये प्रशासन ने बता दिया। ये जरूरी है सबक आने वाले की पीढ़ी के लिए भी कि अगर हम ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं समाज से विपरीत, कानून से विपरीत, तो उसके लिए इस तरह से सजा का प्रावधान है जी। तो जरूरी था और प्रशंसनीय कदम सरकार ने उठाया।
और बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। राजस्थान में पहला डिसीजन था। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा कदम उठाकर समाज में एक पहल रखी, एक डर पैदा किया कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है। अब आगे हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि इस निर्णय को, इस सज़ा को जितना जल्द हो सके उतना समाज के सामने एक उदाहरण पेश करें, क्योंकि हम सब यहाँ पर बहुत सामाजिक प्राणी हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो वैसा हो कि भाई बाजार बंद हो, कोई ये कर रहा है क्योंकि जिस घटना के बाद में जो आग जली हुई वो भी हमें दर्द देती है। गाड़ी किसी की भी जली हो दर्द तो होता है, कितनी मुश्किल से एक आदमी गाड़ी लाता है, उसका व्यापार करता है, दुकानों की तोड़फोड़ हुई, ऐसा नहीं चाहते हम भी। तो चाहते यही है कि प्रशासन करने वाले को सजा दे, तो जल्द से जल्द देगी तो सबक मिलेगा कि ऐसा कोई कृत्य समाज में नहीं होना चाहिए। आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी ये समझ रहेगी। आज हम और यहाँ बैठे हैं, लेकिन कानून पूरा अनुसंधान में लगा हुआ है कि घटना कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, कौन लेके गया, नहीं लेके गया, क्या है, सारा कुछ उनका काम है और वो पूरा प्रशासन लगा हुआ है और अच्छे ढंग से कर रहा है। रही बात आर्थिक की, तो अगर हमारे MLA साहब पे हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने पूरा विश्वास दिला के उस परिवार को संभल दिया कि हम कुछ ही दिनों में उनको जो भी राशि उन्होंने तय की दे देंगे, तो वो 100% देंगे जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि आज नहीं पहुंचा या कल नहीं पहुंचा, वो समय पे उनके पास पहुंच जाएगा। और उसके अलावा भी काफ़ी सामाजिक संस्थाएं, संगठन है, सभी कहीं ना कहीं रूप में उनको मदद भी कर रहे हैं। कल जैसे हमने देखा था कि स्कूल ने भी मदद करी उनकी बेटी को आगे की शिक्षा निःशुल्क देने के लिए, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। और हम तो कहते हैं कि आज देवराज नहीं है, लेकिन माता पिता को आने वाले समय में उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी बेटी को, बेटे के जितने गुण दो, आप उसको उतना पढ़ाओ, उतना सक्षम करो कि उस माँ बाप को उस बेटी पे भी गर्व हो। और उसके अलावा जो उनके लिए देवराज करना चाहता था वो हम सब मिलके समाज वाले उनके लिए करें, तो कम से कम हम उस माँ को उस तसल्ली तक दे सकते हैं। उसको बेटा कभी नहीं दे पाएंगे, ना ही उसकी कमी पूरी कर पाएंगे, लेकिन हाँ वो जो जीवन में करना चाहता था वो हम उसके माँ बाप को करके दे दे, तो ये हमारे लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आगे का जीवन उनके लिए बेहतर निकल सके और वो भी एक सुख शांति से धीरे धीरे उस चीज़ से उबर पाए। जो भी मिलने वाला जाता है तो उनसे एक ही बात होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे देवराज चाहिए। देखो, जो चीज़ संभव नहीं है वो तो नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं माँ की भी यही दिली इच्छा है कि मेरे कलेजे को भी ठंडक तब पड़ेगी जब आप उस अपराधी को भी सजा दोगे। भाई हम कानून हाथ पे नहीं ले सकते, हम उस बच्चे को तो उनको नहीं सुपुर्द कर सकते। माँ की तो उस दिन भी यही इच्छा थी, जिस दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि मुझे वो बच्चा दो, मैं भी उसको सजा देना चाहूँगी। तो ये संभव नहीं है हमारे कानून में, कानून ही उसको सजा देगा। तो उस माँ को भी यही चीज़ है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा मेरे साथ हुआ और किसी माँ को नहीं हो। ये एक बहुत कठिन समय है जिसमें एक दूसरे को अब स्टेप लेना भी बेहद ज़रूरी हो रहा है। बातें इसी तरह से होती रहेगी। आज मुश्किल वक्त में भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आपसे बात होती रहेगी। दोस्तों, ये इंटरव्यू हमने एक मानवता के नाते किया है। देवराज के हत्याकांड को लेकर देवराज को वापस लौटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसके इंसाफ को लेकर हमें ज़रूर आगे आना पड़ेगा। चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जैसा कि हम मुहिम जागो उदयपुर जागो, संविधान बदलना है, देवराज को इंसाफ दिलाना है, इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का इस मुहिम में कुछ जुड़ाव होना चाहिए, ये प्रतिक्रिया चैनल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।